विटामिन ई के बारे में बात करेंगे तो विटामिन ई जो है इसको हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो नाम होता है दूसरा, तो उसको हम टोकोफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे सभी जो खाने पीने की चीजों से मिल जाता है हमें। और ये बेसिकली इसका जो आविष्कार हुआ था, ये बेसिकली ये उस समय जानने के लिए हुआ था कि जो प्रजनन शक्ति के लिए हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका होना बहुत आवश्यक है। तो जो उस समय जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, जो एक तरह से वो चूहों के ऊपर हुए थे, तो उसमें देखा गया था कि अगर विटामिन ई का अभाव था उनके शरीर में तो उनकी जो प्रजनन करने की क्षमता थी वो समाप्त हो गई थी। तो ये विशेष रासायनिक तत्वों जो होता है, और इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। और ये बेसिकली एक मिश्रण सा होता है, और ये हमारे उच्च, जब बहुत बॉडी जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, या हमारा अ, अ, और एल्कलाइन, उसमें ये इसको वो नष्ट नहीं कर पाता। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसमें, हमारे रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना। तो इसका नाम हमने पढ़ा क्या है, टोकोफेरॉल। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? हाँ, ये हमें वनस्पति तेल जो होते हैं, जो मतलब पेड़ पौधों से जो हमें प्राप्त होते हैं, तो वो सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, और बिनौला तेल भी एक आता है। ठीक है, और सूरजमुखी का तेल है, कुसुम तेल होता है उसमें। ये और साथ ही साथ इसके जो सबसे अच्छे जो स्रोत होते हैं वो है हमारे अनाज। जितने भी साबुत अनाज हैं उनमें ये पाया जाता है, और हरी पत्तेदार सब्जियों में, दालों में, जिनके की, और हमारे फल हैं, तिल, ऐसी उसमें। और जो हमारे पशुजन्य जो एनिमल सोर्सेज से जो हमें खाने पीने की चीजें मिलती है, उसमें भी हमारे ये मक्खन है, और अंडा जो होता है, एग की जो बेसिकली उसका जर्दी जो होती है, और जो कलेजी जो होती है, जो एनिमल सोर्सेज में होते हैं, वहां पर भी हमारा एनिमल सोर्सेज में भी कुछ मात्रा में ये हमें प्राप्त होता है। तो जो इसके चीफ सोर्सेज आपको बता दिए। और इसकी जो है हमें जो व्हीट जर्म ऑयल, मतलब जो हमारे अनाज से जो प्राप्त होता है, सबसे मुख्य स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा रिच होता है विटामिन ई में। तो वो लगभग 100 ग्राम में 260 मिलीग्राम हमारा जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अगर हम एक एवरेज हम देखते हैं, अगर 20 ग्राम ऑयल है तो उसमें हमें 10 मिलीग्राम हमें विटामिन ई मिल जाता है। तो लगभग लगभग अगर हम देखेंगे, अगर 400 ग्राम का हम कोई भी अनाज खाते हैं तो उसके अंदर 6 से 8 ग्राम जो फैट पाया जाता है, और 3 से 4 ग्राम उसमें विटामिन ई जो है हमें वो प्राप्त हो जाता है। तो ये अलग अलग तरह के जो है वेजिटेबल ऑयल, उसमें टोकोफेरॉल विटामिन ई कितना होता है ये दर्शाया गया है। ऑलिव ऑयल में 20.44 है। ग्रेप सीड जो होते हैं वो उसमें 15.3 है। कॉर्न जो होता है उसमें हमें 48.54 है ना, सबसे ज्यादा देखिए इसमें प्राप्त हो रहा है। मक्का जो होती है, वॉलनट, अखरोट में हमारे 23.83 है। तिल में भी 29.84 है। मूंगफली में 29.45 है। सनफ्लावर में भी देखिए हमारा अच्छी मात्रा में है, 75.82। तो ये अलग अलग सोर्सेज में है। अब इसका हम देखेंगे कि इसका कार्य क्या है। इसका कार्य मुख्य रूप से जो है हमारे जो है ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में काम करता है। बेसिकली ये हमारे जितने भी हमारे जो फ्री रेडिकल्स जो हमारे घूम रहे होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ बेसिकली ये घुल मिलकर हमारी जो आंतों में विटामिन ए का जो है ये बेसिकली उसको बनाए रखता है, उसको जाने नहीं देता, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमें हृदय रोग नहीं होते हैं। कैंसर जैसी बीमारी में भी ये हमारे को बहुत जो है मुख्य काम करता है। और एंटी ऑक्सीडेटिव रोल के अलावा ये हमारे कुछ और जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोसेस है उनमें करता है। ये हमारे जो कोशिका की जो चार दीवारी होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको बनाए रखने में इसका काम होता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, मतलब अगर कोई हमारी बॉडी अगर कोई भी इन्फेक्शन से ग्रसित होती है तो उसके खिलाफ जो हमारे बॉडी के जो चेंजेस होते हैं उनके अगेंस्ट में ये जो है रिएक्शन बनाए रखता है, उसको दिखाता है कि हाँ, उसको कंट्रोल करने में इसका मदद करता है।
जो हमारे शरीर में डीएनए होते हैं, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में भी उनकी मदद करता है। हमारी इंटरसेल्युलर सिग्नल जो एक दूसरे के, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो कनेक्टिविटी जो होती है, ये उसको भी बनाने में जो है मदद करता है। तो ये हमारे कई तरह से काम में आता है। मेन इसका रोल हम देखते हैं, हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली इसका काम होता है। और अगर इसकी कमी या ज्यादा, तो इसमें ऐसा कहीं नहीं देखा जाता कि अगर आप 100 गुना भी ज्यादा ले लोगे तो ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो इसकी ऐसा कुछ नहीं है। बस इसकी कमी से ये देखा गया था कि आपके रिप्रोडक्टिव प्रजनन में जो है वहां पर दिक्कत आती है। ज्यादा लेने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमी होने से जो है हमें यहाँ पर जो प्रजनन शक्ति जो है उसमें कमी आती है। और ये हमारे लाल रक्त कोशिकाओं की भी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है, तो वो टूटने की, अगर वो टूटने की जो है वो कम हो जाती है, और उससे भी हमें जो है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब हमारा विटामिन के। और हाँ, इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है विटामिन ई की, जैसे कि हम सब उसमें पढ़ रहे थे, बाकी उसमें इसका जो हमारा मेन जो है, ये हमारे जो छोटी आंत है वहां पर ये वसा के साथ हमारे शरीर के अंदर जो है एब्जॉर्ब होता है। और जितने भी हमारे बाइल सॉइल्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वसा के साथ घुलनशील होते हैं, तो बाइल सॉइल्स की इसमें जरूरत पड़ती है, और ये हमारे लिवर में जाकर जो है वहां पर पहले जाता है, फिर उसके बाद जहां पर इसकी जरूरत होती है वहां पे ये भेज दिया जाता है। तो ये विटामिन ई हमारे जो वसा वाली चीजें होती है वहां पर स्टोर होता है। तो कहाँ कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू, लिवर में, हमारे मसल्स में, ये वहां जाकर हमारा विटामिन ई स्टोर हो जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन के हमारा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन के हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, कोई बताए मुझे? थक्का बनाने वाली जो है हाँ, विटामिन है। थक्का बनाने वाली। और इसको बेसिकली हम जो है, यहाँ पे आएगा इसका नाम, अच्छा यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो ये हमारे शरीर में थक्का बनाने का ही मुख्य रूप से काम करता है। तो इसके जो जब मतलब रिसर्च वगैरह करी जाती थी, तब वहां पर देखा गया था कि अगर इसकी कमी होती है तो हमारा खून अगर कहीं से कटता है और बहता रहता है तो वो जम नहीं पाता। तो ये हमारे शरीर में खून का थक्का बनाने में जो है मदद करता है। और इसके जो है हमारे, ये जो है बहुत थोड़ा सा अमाउंट हमारे पेट के अंदर जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, ये इसको बनाने का ये जो है हमारे वो भी काम करते हैं। ठीक है ना। और जो हमारे फूड सोर्सेज होते हैं, जो हम मतलब बाहर से जो भी हम खाने पीने की चीजें लेते हैं, उनसे हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये मुख्य रूप से जो हमारे पौधों से ही मिलता है। ये हमारे पत्ता, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, जैसे कि पालक है, मेथी है, मूली के पत्ते हैं। ठीक है, उनमें भी ये हमारा अच्छे से पाया जाता है। अगर इसकी कमी होगी तो हमारा खून अगर कहीं से बह रहा होता है तो वो जम नहीं पाता। और इसकी कमी से फिर हमारे शरीर, अगर विटामिन के कम होगा तो हमारे शरीर के अंदर खून की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर कहीं से इंजरी होती है तो खून बहता चला जाएगा, वो जमेगा नहीं। तो प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिलाएं होती है, नए बच्चे होते हैं, उनको हम विटामिन के की जो है डोज उनको दी जाती है, क्योंकि शिशु के जन्म के समय कई बार ये ऐसी चीजें होती हैं कि वहां पर हेमरेज वगैरह या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको शरीर के अंदर कोई नुकसान ना आए। तो इसका दूसरा नाम है वो है क्लॉटिंग वाइटामिन। ओके, मैम उसका क्या नाम है जिसके कारण वो जो है थक्का बनता है? क्या कह रहे हैं? जिसके इस, कारण थक्का हाँ, बनता है, जिसका विटामिन, एक हाँ, टॉनिक होता है, नाम प्रो होता है। प्रोथ्रोम्बिन होता है इसके अंदर। तो प्रोथ्रोम्बिन बेसिकली, और हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनकी वजह से वो जो होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होके वहां पर वो जो है खून का जो है थक्का जमाता है। ठीक है, ये भी हमारा फैट सोल्यूबल है, तो इसको
जरूरत के लिए हमारे को इसमें क्या होनी चाहिए, वसा प्रेजेंट होना चाहिए। और ये हमारे बॉडी के अंदर जो है हमारे खुद भी हमारे बन रहा होता है, क्या कहते हैं, हमारी आंतों में, लेकिन जो बाहर के जो सोर्सेज होते हैं जो हमारी, वो मुख्य रूप से पौधे होते हैं। इसकी कमी से हमारे शरीर के अंदर जो है क्या हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा। जब प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा तो वो हमारे खून को जमाने का जो है टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, खून जमेगा ही नहीं, बहना शुरू कर देगा। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन होता है इसके अंदर। मैम इसमें ये भी तो होता है कि लीवर जो होता है कि पेरिन नाम का जो वो निकालता है, लिक्विड होता है पेरिन नाम का, तो खून के अंदर क्यों नहीं जमता है ये, इसीलिए क्योंकि उसके अंदर हिपेरिन नाम का लिक्विड होता है, और जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब जब कटता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वो इनएक्टिव हो जाता है, तब ये विटामिन के जो है वो अपना काम करता है, तब वो खून का थक्का जमाता है। अच्छा, कौन सा उसका क्या बोला आपने, एक बार मैम, मैसेज में लिख दीजिए। मैम हिपेरिन, मैम अच्छा, स्पेलिंग। हेपेरिन, हेपेरिन, ओके, जो लिवर में प्रेजेंट होता है बेसिकली, यस मैम। वहां से, हाँ, ओके। एक बार आप चैट बॉक्स पे भी लिख दीजिए उसका नाम, ताकि बच्चों को जो स्पेलिंग में दिक्कत ना आए। चलिए, तो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन की जो है यहाँ पर आज पूरी कहानी होती है, तो हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए का नाम था रेटिनॉल, जो कि हमें हमारे को कहाँ से प्राप्त होता है, लिवर, एग योक, जो क्योंकि हमारे क्या आते हैं एनिमल सोर्सेज से ज्यादा होता है, और प्लांट्स में बीटा कैरोटीन के रूप में होता है, जो कि बाद में जो है बदलता है रेटिनॉल में। तो रेटिनॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, लिवर में, एग योक में, क्रीम में, बटर में, घी में, मिल्क में, ये इसके सोर्सेज होते हैं। और बीटा कैरोटीन हमें पीली और ऑरेंज या लाल सब्जियों में प्राप्त होता है। तो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हैं उनमें, और हमारे हमने पढ़ा था पपाया है, मैंगो है, जैसे फलों में भी होता है। और हमारे बेल पेपर जो होते हैं सब्जियां जैसी, उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है, ये हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो हमारी स्किन की लेयर होती है, या हमारी सबसे आउटर लेयर जो होती है, ये उसकी हेल्थ को मेंटेन करता है, हमें अंधेरे में देखने का या कम रोशनी में देखने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारी जो है हड्डियों को, और हमारे जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उनकी भी हेल्थ को मेंटेन करता है। फिर विटामिन डी था हमारा सनशाइन विटामिन था, ये हमारे को सनलाइट से ही प्राप्त होता है, और कुछ एनिमल फूड से भी प्राप्त होता है, जैसे कि एग है, बटर है, फिश है, लिवर, फिश लिवर ऑयल, ये उनसे हमें प्राप्त होता है। पौधों से हमें प्राप्त ऐसा नहीं होता है, और इसका काम होता है कैल्शियम और फास्फोरस को हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने का, और उस कैल्शियम और फास्फोरस को हमारी हड्डियों और दांतों में भी जमाने का ये काम करता है। विटामिन ई हमने पढ़ा, विटामिन ई को हम कहते हैं टोकोफेरॉल, और ये हमारे वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, हमारे साबुत अनाजों से मिलता है, जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है, दालों में जो नट्स हैं, हमारे ऑयल सीड्स है, ये वहां से प्राप्त होता है। इसका काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर बेसिकली, ये अभी हमने पढ़ा कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रेशन के लिए हमारा रोल प्ले करता है, हमारा ये रिप्रोडक्शन में मेन काम करता है। और ये किसको प्रोटेक्ट करता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए ये हमारे जहां जहां वसा होते हैं, उन्हीं के साथ ही ये हमारा वहां पर डिपॉजिट होता है। और विटामिन ए और सी के उसमें आके फॉर्म, ये उनको तोड़ने से बचाने का ही जो होता है हमारा शरीर के अंदर काम करता है। मेन इसका रिप्रोडक्शन में काम होता है। विटामिन के हमारा क्लॉटिंग ब्लड है, जो कि हमें हरे पत्तेदार सब्जियां और हमारे एग योक और लीवर से मिलता है। और बैक्टीरियल सिंथेसिस, जो हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको बनाने का काम करते हैं। इसका मुख्य रूप से काम होता है हमारे रक्त को जमाने का। ओके, अगर ये हमारे थे फैट सॉल्युबल विटामिन। अब हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन की। अभी किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, इज इट ओके? तो जो हमारे बाकी हमारे जो थे आ, आ, जल विलय, हमारे जो हम बात करते हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं, हम उनकी बात करेंगे।
ठीक है। तो हमारे जो वाटर सोल्यूबल जो हमारे होते हैं वो हैं हमारे सिर्फ दो ही विटामिन होते हैं। कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी जो होता है वो हमारा बेसिकली एक ग्रुप है, उसमें कई प्रकार के विटामिन बी होते हैं और ये पानी से इजीली पानी में घुलनशील होते हैं। ये दोनों विटामिन, विटामिन सी और विटामिन बी, तो उस विटामिन सी के समुदाय को, उस ग्रुप के नाम को हम जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और पानी में बहुत आसानी से घुलने के कारण ही ये जो होते हैं हमारे शरीर में जो है स्टोर नहीं होते। जैसे कि हमने फैट सॉल्युबल विटामिन को देखा, वो हमारे शरीर में जो है स्टोर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और ये लेकिन और आसानी से ये हमारे, जब हम खाना बनाते हैं तो ज्यादा गर्मी की वजह से ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा हीट में ये फिर काम नहीं करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते। इनको हमारे शरीर के अंदर काम करने के लिए इनको अच्छे से ये पानी की मात्रा चाहिए। और ज्यादा अगर ये हमारे शरीर में इकट्ठे हो भी जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं, तो ये हमारे यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। और ये हमारे ज्यादातर जो है जो इनके सोर्सेज होते हैं वो हमें फल और सब्जियों से ही ज्यादा मिलते हैं। और दूसरे हमारे जो होते हैं एनिमल सोर्सेज में हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मीट है, एग वगैरह है, ये वहां से भी हमारे को प्राप्त होते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल हमारे ओके, ठीक है, दिख रहा था। चलिए, तो ये हमारे 6 मेंबर्स हैं इस ग्रुप में: थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो इनको हम B1, B2, B3 के नाम से ही हम इनको जो है दे देते हैं। तो B1 का जो नाम होता है, एक बार मैं मार्कर से दिखा देती हूँ। B1 का नाम होता है थाइमीन, B2 का होता है राइबोफ्लेविन, B3 का होता है नियासिन या नाइसिनामाइड, वैसे नियासिन ही शॉर्ट में बोलते हैं। फिर हमारा पायरिडॉक्सिन होता है B6। फोलिक एसिड जो होता है हमारा, ये होता है हमारा B9 फोलिक एसिड, या इसको फोलेट भी बोलते हैं। और लास्ट में हमारा B12 जिसको कोबालामाइन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारे जो है वाइटामिन्स की जो है अलग अलग तरह के, जो पूरा बी कॉम्प्लेक्स का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पूरा ग्रुप बोलते हैं। अब हम पहले देखेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 का जो नाम है वो क्या है? थायमीन। विटामिन B1 को हम कहते हैं थायमीन। तो विटामिन B1 जो थायमीन होता है, ये वाटर सॉल्युबल बी विटामिन है हमारा। इसको हम विटामिन B1 या हम इसको थायमीन भी कहते हैं। और इसकी वजह से जो हमें बीमारी होती है, हम कई बार उसके नाम से भी दे देते हैं। तो इसके अंदर हमारे कुछ खास तरह के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे किसको मदद करते हैं, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, चयापचय में, उसमें ये हमारा जो है मुख्य रूप से जो है काम करते हैं, ताकि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में अच्छे से जो है वो काम कर सके। और इसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट क्योंकि हमारे को एनर्जी देने में मुख्य रूप से काम करते हैं, तो ये हमारे को हमारे एनर्जी देने में भी इनका बहुत बड़ा प्ले होता है। तो ये हमारी शरीर को ग्रोथ में भी हमारे को ये मदद करते हैं। सोर्सेज आ रहे हैं, बीमारी है, फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे एक तरह से कोएंजाइम जो है ये काम करते हैं। और हमारे को, मैंने बताया कि हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इनका बड़ा रोल होता है, तो हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी बहुत बड़ा रोल करते हैं। और उसके बाद ये हमारी छोटी आंत में जो है मुख्य रूप से जो है इनको जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। और उसके बाद जो है ये हमारे हर एक सेल तक जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग काम में मदद करते हैं। तो इसका जो कोएंजाइम होता है हमारा, वो होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट, जिसको हम टीपीपी के नाम से जानते हैं। एक ये खास तरह का कोएंजाइम है जो कि हमारे मदद करता है, किसको, हमारे कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर के अंदर उनको तोड़ने का काम करता है, उनका ऑक्सीडेशन में मदद करता है, ताकि हमारे शरीर में एनर्जी जो है अच्छे से बन सके।
तो इसके मुख्य रूप से 3 फंक्शंस जो हम देखते हैं, कहाँ कहाँ देखते हैं, एक तो पेट में, और एक हमारे नर्वस सिस्टम पर, और एक हमारे हृदय के उसमें। ये इसको 3 सिस्टम्स के मुख्य रूप से हम जो है समझते हैं। तो अगर पेट के अंदर की बात करते हैं, तो पेट में अभी मैंने बोला था कि हमारे पेट के अंदर जो है जब ये पचता है, हमारे एनर्जी बनाने में मदद करता है। तो वहां पे हमारे जितने भी सेल्स होते हैं जो स्मूथ मसल्स के, क्योंकि अंदर के जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो स्मूथ मसल से ही बने हुए होते हैं, उनके और उनके जो चूसने के जो ग्रंथियां हैं वो अच्छे से जो है वो काम करे। तो इसकी अगर इसकी कमी होती है तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी ठीक से नहीं बनेगी, तो हमारे मसल्स को जो है एनर्जी अच्छे से नहीं मिलेगी, हमारे जो हमारे पाचन के अंदर जो वो रसों को चूसते हैं वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से सिम्टम्स क्या आएंगे कि भूख नहीं लगेगी, कब्जी रहेगी, आपको जो है पाचन आपका ठीक से नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारे कार्य उसमें आपको मिलेंगे। फिर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। ग्लूकोज हमारे लिए एनर्जी चाहिए, हमारे ब्रेन को निरंतर ही एनर्जी चाहिए। अगर इसकी कमी होती है, थायमीन की कमी हो जाती है, तो एनर्जी ठीक से नहीं बनती है, तो नर्व्स ठीक से काम नहीं कर पाती है। जब वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आप जो है किसी काम में अपनी फोकस नहीं कर पाओगे, आपकी कंसंट्रेशन वीक होगी, आपको किसी चीज का जो है एक्शन का रिएक्शन मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, आपकी अलर्टनेस होगी, आप थोड़ा सा थके थके से महसूस करोगे, चिड़चिड़ापन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ये लगातार बनी रहती है, अगर हम इसको टाइम रहते ही ध्यान दे देते हैं और अपने शरीर के अंदर थायमीन की कमी नहीं होने देते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जो लोग ध्यान नहीं देते हैं तो नर्व टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी, पेन होगा, फिर पैरालिसिस होने के बहुत चांसेस उनके हो जाते हैं। अब हृदय जो इनका तीसरा सिस्टम है उसके ऊपर ये क्या करता है, हृदय को भी भैया हमेशा एनर्जी चाहिए चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे काम करेंगी, जब वो ठीक से काम नहीं करेंगी तो आपका हृदय जो अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, उसको भी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हमारे को धीरे धीरे हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाएंगी तो वो ढीली पड़ जाएंगी, ढीली पड़ जाएंगी तो वेसल्स जो होती है डायलेट मतलब चौड़ी चौड़ी खुली हो जाएंगी, जिसके अंदर फिर क्या होता है कि प्रॉपर जो है ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, कई बारी वहीं पर ही जो है जमना भी शुरू हो जाता है, स्पेशली पैरों की ब्लड वेसल्स में, है ना। तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स देखी जाती है थायमीन में। अगर हम इसको ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारे शरीर के ऊपर काफी नुकसान जो है देना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो विटामिन B1 है, थायमीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलता कहाँ से है, हम ये स्लाइड पहले आई थी, तो ये हमारे एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज दोनों से ही मिलता है हमें। और ये थोड़ी बहुत मात्रा में तो एक्चुअली हमारे जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं ना, मतलब तेल है, फैट वगैरह है, उनसे तो मिलता ही है, कार्बोहाइड्रेट में मिलता है। तो साबुत अनाज है, हमारी साबुत दालें हैं, वो सबसे अच्छे हमारे होल ग्रेन में अच्छे से मिलता है। और सॉरी, मैं फैट, ऑयल और शुगर, इनमें ये नहीं होता, इनमें बहुत कम होता है, इनमें ये होता है बहुत ही नाम मात्र मिलेगा। अगर जो ये ज्यादा इन्हीं चीजों पे डिपेंड करते हैं उनको बहुत कम थायमीन की मिलेगी। अच्छा सोर्स जो होता है वो हमारे होते हैं होल ग्रेन सीरियल्स एंड पल्सेस, मतलब साबुत अनाज और दालें में सबसे अच्छा आपका B1 आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब हम एनिमल सोर्सेज की, पशुजन्य स्रोत की बात करते हैं, तो वहां पर हमें मीट है, पोल्ट्री है ना, जो हमारे मतलब अंडे या मुर्गी वगैरह के जो आते हैं, चिकन वगैरह, और एग योक, ये हमारे अच्छे सोर्सेज में जो है माना जाता है, ठीक है ना। दालें और सीरियल्स और दालें तो हमारी है ही है। तो ये हमारे B1 की बात हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है कौन से फूड में कितना आपको B1 मिलता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दालों में और आपके जो ऑयल सीड्स में और नट्स में, ठीक है। यहाँ पे मतलब नारियल की बात नहीं करेगी, वहां पे 100 ग्राम के अंदर आपको कितना मिलता है थायमीन, 0.24 से लेके 1 मिलीग्राम तक अगर 100 ग्राम फूड में आपको मिल जाता है।
सीरियल्स में कितना मिलता है, 0.2 से लेके 0.98 तक मिल जाता है। लेकिन जो रिफाइंड हो जाती हैं चीजें, मतलब उनका छिलका उतार के उनको प्रोसेस किया जाता है, उनमें यही जो है क्वांटिटी काफी कम हो जाती है। ठीक है। और जो हमारे नॉनवेज वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या है, पोर्क में हमारा 0.4 के लगभग है, लिवर में और शीप में जो हमारे 0.36 है। जो बाकी फ्रेश फूड्स होते हैं, फिश, एग्स वगैरह में भी, वहां पर भी काफी कम मात्रा में ये देखा गया है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में जो बाकी के हैं, जैसे कि मटर है, फ्रेश पीज है, बीन्स है, शिमला मिर्च है, सीताफल है, उनमें हमारा 0.25 से लेके 0.55 तक देखा जाता है। बाकी की जो हमारी सब्जियां और फल हैं उनमें बहुत ही कम, 0.01 से लेके 0.25 तक। और दूध में भी बहुत कम होता है, 0.05 तक। ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें था? सबसे ज्यादा हम कहेंगे इसमें, जो दालें, फल, सीड, नट्स में, और हमारा ही इसमें साबुत अनाजों में 0.98 के करीब आ जा रहा है। तो साबुत दालें और अनाजों में ही था, जैसे कि हमने पहले बात कर दी थी। ठीक है। ऑयल सीड्स मतलब सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड्स। हाँ हाँ हाँ, जिनमें से भी हम तेल निकालते हैं ना, जिनका भी हम प्रयोग में करते हैं, वो वाले जो फ्लैक्स सीड्स वगैरह कह लो, या सनफ्लावर का कह लो, आप इसका कह लो, सरसों का कह लो, मस्टर्ड ऑयल का कह लो, है ना। बस कोकोनट ऑयल इन्होंने नहीं कंसिडर किया, उसमें नहीं होता है। तो अब इसमें एक चीज और इन्होंने बताई है कि B1 में क्या होता है कि जब, क्योंकि हमने शुरू में बोला था कि उसको अगर ज्यादा हम गर्मी में करते हैं तो ये खराब हो जाता है। तो अगर थायमिन इनटेक इज डेफिशिएंट तो क्या होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक से भी काम नहीं करता। हमने 3 सिस्टम पे ऊपर देखा था, उससे क्या होगी, आपकी पाचन शक्ति कम होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपकी मसल्स कमजोर हो जाएंगी, आपको कब्जी होगा, है ना। और उसके साथ भूख के साथ साथ, भूख ना लगने के साथ साथ उल्टी या उल्टी का मन भी आपका रहेगा। और ये हमारे नर्वस सिस्टम पे भी करता है। जैसे कि अभी हमने देखा, आदमी को क्या होगा, मानसिक रूप से वो थोड़ा सा होगा, चिड़चिड़ापन है, मूडीनेस है उसको, है ना, फॉरगेट, भूल जाएगा, कंफ्यूजन सी रहेगी, डर लगा रहेगा। बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका, आपके नर्व्स जो हमारी ठीक से काम नहीं करेंगी, उनको पैरालिसिस होने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो B1 की कमी से हमें कौन सी बीमारी देखी जाती है, हमें जो बीमारी, हमें जो B1 की उससे देखी जाती है वो बीमारी होती है बेरी बेरी। ठीक है। बेरी बेरी का मतलब होता है वैसे, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो क्योंकि बीमार आदमी कहेगा, अरे भैया मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। तो बेरी बेरी जो होती है, ये उनको रोग हो जाता है अगर B1 की कमी होती है तो। ठीक है, क्लियर। यस मैम। मैं और मतलब अगर, हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है इससे। साइकोलॉजिकली, क्योंकि नर्व्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है ना, तो उसे और एनर्जी नहीं मिल रही, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ही काम हो रहा है, तो उसको एनर्जी भी नहीं मिल रही है। एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो उसमें एक्चुअली में, बेचारे में, वाकई में उसको शक्ति होगी ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि जो थायमीन होता है एब्जॉर्ब होता है, हमारे ब्लड के अंदर जाता है। जब ब्लड के अंदर जाता है तो हमारे वो ब्लड को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में उसका रोल होता है तो एनर्जी देने का। जब एनर्जी नहीं मिल रही, ना ब्रेन को मिल रही, ना हार्ट काम कर रहा ठीक से, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है प्रॉब्लम। एकदम से नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो आपको बेरी बेरी करके नमक जो है होगा। तो बेरी, ये इसमें जो है आपके भूख खत्म हो जाएगी, आपके हाथ पैरों में जो है झंझनाहट हो जाएगी। ठीक है, आपको जो है एनर्जी फील नहीं होगी बेसिकली। तो वैसे ये 3 तरह की भी बेरी बेरी इसमें लिखा नहीं है, 3 तरह से होती है। एक ड्राई बेरी बेरी होती है, एक वेट बेरी बेरी होती है। क्यूब में ख्याल से इतना ज्यादा आपको जरूरत नहीं होगी। तो बस इतना ही हम याद रखेंगे कि अगर पेपर में आता है क्वेश्चन की विटामिन B1 या थायमीन, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, B1 का नाम थायमीन है, उसकी कमी की वजह से आपको कौन सी बीमारी होती है, तो आप कहोगे कि बेरी बेरी। ओके मैम ये इम्पोर्टेंट है, मतलब बाकी हाँ चीजों हाँ। से। अब ये जो विटामिन, अब जो भी विटामिन आएंगे उनकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होनी है वो आपको याद रखना है। ए की वजह से कौन सी बीमारी हो रही थी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी गुड। डी की कमी की वजह से सूखा रोग।
रिकट। डी की वजह से तो हाँ वो हड्डियां देखिए कमजोर होती सूखा रोग मत याद करो मुझे, क्योंकि उसमें अभी भी कंफ्यूजन है। सूखा रोग नहीं कहेंगे आप। हाँ, रिकेट्स को प्रॉपर कहते नाम है, हैं। क्योंकि रिकेट। सूखा रोग में कई चीजों को कई बारी वो कह दिया जाता है। जो प्रॉपर बीमारी का नाम है आप वही बोलो। नाइट ब्लाइंडनेस का हिंदी नाम क्या है? रतौंधी। रतौंधी। है ना, वो आप एक्चुअल में कह सकते हैं। लेकिन सूखा रोग मुझे नहीं लगता, क्योंकि सूखा रोग मुझे लगता है क्वाशरकर या मेरेस्मस का नाम होता है। आई एम नॉट श्योर। तो जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा प्लीज कंफर्म कर लेना, कहीं एग्जाम में ये ना हो कि आपका कोई जो है पेपर जो है उसकी वजह से गलत हो जाए। ठीक है मैम गूगल पे लिखा हुआ है ना कि ये क्या बोलते हैं, रिकेट्स का मतलब सूखा रोग है, पर वैसे सूखा रोग जो होता है वो खाने पीने की कमी से जब शरीर बिल्कुल सूख सा जाता है उसको सूखा रोग बोलते हैं। तो ये देखिए आप उसको मैंने पहले ही बोल नहीं, दिया कि बच्चों में मुख्यतः रिकेट्स जो होता है, सूखा रोग मुख्यतः बच्चों में होता था, पहले होता था, अब बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, जैसे बिहार वगैरह में। नहीं नहीं, उस वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम बीमारी का नाम नहीं बदल देंगे ना। तो प्रोटीन की जो कमी की वजह से दो बीमारियां होती हैं बच्चों को, जो कि क्वार्शरकर और मेरेस्मस बेसिकली पहले होती थी, आजकल खैर नहीं है। उन्हीं को ही ज्यादातर हम उस कैटेगरी में मानते थे। परंतु सूखा रोग आप फिर भी उसको मत कहिएगा, सूखा रोग मेरेस्मस होता था। सूखा रोग प्रोटीन की कमी की वजह से मेरेस्मस होता था, क्योंकि वो ही उसको कंसिडर करते हैं। आप रिकेट्स मत लिखिएगा, रिकेट्स हड्डियों का रोग है, समझ रहे हैं? यस मैम, हड्डी रिकेट्स हड्डी हड्डियों टेढ़ी का तिरछी रोग हो है। जाना। सूखा रोग में अलग चीज होगी, उसमें तो वो पूरा ही का होगा। तो प्रोटीन की कमी की वजह से क्वाशरकर और मेरेस्मस जो हम कहते हैं, तो मेरेस्मस जो होता था वो सूखा रोग होता था। उसमें शायद बच्चा थोड़ा बुड्ढे की तरह लग जाता है, बड़ा ही कमजोर सा, मुंह उसका ऐसे लटका हुआ सा, हाथ पैर दुबले पतले। लेकिन रिकेट्स हड्डियों का रोग है, ठीक है। हड्डियां इसमें कमजोर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में, क्योंकि विटामिन डी उसके शरीर में प्रॉपर नहीं है, जो कि उसको कैल्शियम और फास्फोरस को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर? चले आगे। यस यस मैम, बट मैम। त्वचा में भी असर करता है ना मैम हाँ विटामिन जी डी? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी त्वचा में भी असर करता है। अब हम नेक्स्ट लेंगे विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या कहेंगे या जो भी कहेंगे, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। याद रख लीजिए, बी टू को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, और ये बेसिकली हमारा, हाँ, ये ज्यादा हीट में जो होता है रुकता है। वो तो हीट में थोड़ा सा ज्यादा सी गर्मी में ही वो खराब हो जाता है थायमिन, पर ये हमारा गर्मी सहने वाला है, मोर स्टेबल हीट इसका जो रहता है। और इसको जो है यीस्ट जो होता है ना, एक तरह से जिसको हम हिंदी में आप वो कहते हो ना, खम्मन जो हम कहते हैं, खमीर उठता है, उससे अलग करके इसको पहले जो है साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वॉरबर्ग और क्रिश्चियन ने किया था, फिर कून और कोवर्कर्स ने इसकी जो है खोज एक्चुअली में करी थी 1935 में पूरे रूप से। और इसको पहले विटामिन जी कहा जाता था, बाद में इसका विटामिन बी टू हुआ। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि विटामिन जी अगर कहीं पर आ जाए कि पहले कोई ऐसा था मे बी, तो राइबोफ्लेविन को पहले विटामिन जी कहा जाता था, बाद में इसमें बी टू कहा गया। और बेसिकली राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन ये शब्द जो लिया गया है, तो जिसमें कि राइबो जो है राइबोस से लिया गया है, जो कि क्या होता है, शुगर होता है। और फ्लेविन जो शब्द है वो मतलब होता है येलो, येलो जो होता है उस शब्द से लिया गया है। और जो कि एक तरह से पिगमेंट होता है, कलर होता है ना, जिस जो कि शुगर से बना है, तो इसलिए इसका नाम हो गया राइबोफ्लेविन। मतलब पीले रंग का होता है, लेकिन ये बना शुगर से है। तो ये कम घुलनशील होता है थायमीन के कंपैरेटिवली, और धूप में मतलब गर्मी में ज्यादा देर तक ठहर जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं ये ज्यादा ठहर जाता है धूप में, इतनी आसानी से ये खराब नहीं होता। थायमीन जो होता है वो थोड़ा सा धूप में जल्दी से खराब होने के इसके चांसेस थे। तो हम देखते हैं कि प्रोलोंग एक्सपोजर ऑफ मिल्क टू डायरेक्ट सनलाइट, तो वो क्या डिस्ट्रॉय कर देता था, हमारा राइबोफ्लेविन कंटेंट ऑफ द मिल्क। अगर बहुत ज्यादा देर तक आप धूप में गर्मी में रहोगे तो ये हमारा राइबोफ्लेविन को नष्ट कर देगा। ठीक है, ओके। यस मैम, यस। बहुत ज्यादा गर्मी, हम एक बार दूध गर्म कर देते ना, बहुत ज्यादा हीट तो वो सह लेता है, अगर आपने देखा होगा जब भी दूध आता है हम उसे अच्छे से हीट करके फिर रख देते हैं, है ना।
यस मैम। लेकिन फिर उसे छोड़ दोगे, फिर अगर लंबे समय तक रहता है फिर वो उसको खराब कर देता है। तो इसका काम क्या है? तो जैसे थायमीन था, ऐसे ही राइबोफ्लेविन में भी एक एंजाइम जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ऊर्जा को उत्पन्न करने में, बनाने में मदद करता है, और ऑक्सीकरण में किसके ऊतकों के उसमें भी वहां पर हेल्प करता है। तो ये प्रोटीन, फैट और किसको, कार्बोहाइड्रेट, इन सबके मेटाबॉलिज्म में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है FMN, जिसको हम फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, या FAD जो होता है फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इनके नाम करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल की बात है। अगर आप कर सके तो अच्छी बात है। अगर कोई 10 years में देखा इस तरह का कोई क्वेश्चन आया है, वैसे इतने ज्यादा कोएंजाइम्स के बारे में पूछते हो? मैम देखा तो नहीं है, पर हाँ, जैसे जैसे आपने कल परसों पढ़ाए थे ना वो 10 नाम, तो वो क्वेश्चन आ रखा था। कौन सा? मैम ये तो मैं भूल गई, प्रोटीन के शायद 10 बताए थे ना, 10 पॉजिटिव 10 कुछ नेगेटिव ऐसे करके कुछ बताया था आपने। अच्छा, जो चीज होती है मैं खुद ही बता देती हूँ, लेकिन ये वाला तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कोएंजाइम्स का वो पूछते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा उसकी वो नहीं है। जहाँ पे जो चीजें याद करने की होती है मैं आप लोगों को खैर खुद ही थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ, लेकिन कई बार ना, हर बार कुछ ना कुछ, कई बार नई क्वेश्चन भी बना देते हैं। तो राइबोफ्लेविन का बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो काम होता है यहाँ पर, हमारे चयापचय में मदद करता है, तीनों के, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के। और इसका जो है हमारे बॉडी के अंदर फिर क्या, मुख्य रूप से एनर्जी प्रोडक्शन और टिश्यू प्रोटीन बिल्डिंग में ये काम करता है, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट से आप समझोगे कि एनर्जी मिलती है ना। तो इस तरह से तो मेजर रोल जो होता है इसके, कोएंजाइम्स जो होते हैं ये मेजर रोल किसमें बनाने में मदद करते हैं, एनर्जी बनाने में मदद करते हैं। वो एनर्जी फिर एक एक सेल के फंक्शन में हेल्प करती है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है, उनकी डेवलपमेंट के हेल्प करती है, उनकी टिश्यू की हेल्थ और ग्रोथ जो भी है उन सब में ही जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। तो हमारे उनके अंदर कोई टूट फूट ना हो, वो बिल्कुल हेल्दी रहे, एनर्जी मिलती रहे, तो यहाँ पर उनकी इंटीग्रिटी जो होती है वो मेंटेन रहे, जितने भी हमारे न्यूक्लियोकुटेनियस स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। और ये हमारे किसमें मेटाबॉलिज्म में मदद करती है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों में ही मदद करता है। तो ये बहुत इन्वॉल्व होता है एनर्जी बनाने में, क्योंकि तीनों को ही इसका काम है। इससे तीनों, इसका मेन काम क्या है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है तीनों ही उनको तोड़े और उनको एनर्जी बनाए। ठीक है, तो ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। अब इसके प्राप्ति कहाँ से होती है, इसके सोर्सेज क्या है? इसके सोर्सेज जो है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा मिल्क। ठीक है, मिल्क से हमें राइबोफ्लेविन मिलता है, और दूध से बनी हुई चीजें भी हैं, जैसे कि हमारा जो है दही है, छाछ है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, कंसंट्रेटेड मिल्क जो आते हैं ना मार्केट में, आपने देखे होंगे। ठीक है, ये सब हमारे इसमें होता है। लेकिन किसमें प्रेजेंट नहीं होता? जो वसा वाली चीजें होंगी। ये देखो, पानी में घुलनशील है ना, तो जो पानी में जो चीज नहीं घुलेगी उसमें नहीं प्रेजेंट होगा, चाहे दूध वाली चीज होगी, जैसे कि घी और मक्खन, उनके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा, बिकॉज ये वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है। तो जो हमारा इनसे, जैसे आप मक्खन निकालते हो, क्या बचता है? सीड बोलते हैं, या जो भी जो लिक्विड बचता है ना, उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा, लेकिन उस मक्खन और घी में ये प्रेजेंट नहीं होगा। ओके। उसके अलावा कहाँ हमारे एनिमल सोर्सेज में ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि उनकी लिवर और किडनी में, बर्ड्स के उसमें भी ये हमारे प्रेजेंट होता है। और अगर घास फूस की बात करें, मतलब पेड़ पौधों की बात करें, तो हमारी दालों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। उनमें उससे कम मात्रा में होता है। सबसे अच्छा तो एनिमल सोर्सेज में ही प्रेजेंट होता है। अंडों में भी उससे कम मात्रा में होता है, मीट में भी उससे कम मात्रा में ही होता है। और उसके बाद सबसे कम जो मिलता है वो हमें मिलता है अनाजों से। जो रूट्स एंड जो मतलब जो जड़ें होती हैं, जैसे आलू है, शकरकंदी है, ये हमारी जड़े वाली सब्जियां होती है ना, गाजर है, मूली है, उनमें भी बहुत ही ना के बराबर होता है, और फलों में भी। ये हमारे पुअर सोर्सेज हैं हमारे राइबोफ्लेविन। ओके। मैम अब वीगन वालों को तो चीजें नहीं मिल पाती होंगी फिर तो। दूध है ना,
ना वीगन वीगन जो दूध भी नहीं करते हैं। अच्छा हाँ, अब वो ये आजकल हो गया वीगन, वीगन का पता नहीं क्या क्या वो नए नए, अब हम क्या बताएं इसमें। बाकी जो सोर्सेज हैं, अब दूध से वो निकाल के, अब हाँ ये बड़ा है, सोया मिल्क से कर लो भैया, जैसे करना है गुजारा, और क्या करें। अब वो भी नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, लेकिन जो चीजें हैं फिर उस हिसाब से फिर वो सप्लीमेंट्स खाते हैं। चलो जी, अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है इनको, अगर कमी हो जाती है तो किस पे इफेक्ट करेंगी, आपकी आंखों पे, आपकी चमड़ी पे, और आपकी नर्व्स पे, ये तीन चीजें करेंगी। तो ये इसमें हमारी क्या होती है, आंखें जो होती हैं वो आपकी सूख सी जाएंगी, और जो ब्राइट लाइट होगी ना तो उसकी तरफ अच्छे से सहन नहीं कर पाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं फोटोफोबिया, फियर ऑफ लाइट। लाइट देख के ना आप आंखें भींच लेते हो ना, तो इस तरह से स्किन में भी क्या होगा, ड्राई ड्राई टाइप का ही होगा। तो क्या होगा, आपके होठ के साइड से कटे कटे होंगे, नाक के साइड से कटे कटे होंगे, जीभ थोड़ी कटी कटी होगी, जी आपके होठ जो है सूजे से हो सकते हैं, क्रैक्स पड़ेंगे, क्योंकि ड्राई ड्राई का मान के चलो, आपके कॉर्नर्स ऑफ माउथ पे भी होगा, जीभ आपकी यहाँ सूज सकती है, लालीपन हो। और तो ये हमारे इसके राइबोफ्लेविन के जो हमारे प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं कीलियोसिस। कीलियोसिस में मतलब हमारे जो मुंह के स्विच जो है ना आपके कटे कटे होंगे। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये हमारे बिल्कुल जो होठ है ना उसके साइड के कटे हुए होंगे। नेजोलेबियल, नेजोलेबियल मतलब आपके नाक और स्किन के जो साइड के है ना, यहाँ पे इनमें भी कट हो जाते हैं। और मेल्स में जो स्क्रोटम होता है उसके भी वहां पर जो स्किन होती है उसमें भी ड्राइनेस करके वहां पे भी स्किन बड़ी ड्राई और कट सी वाली हो जाती है। तो ये हमारे इनके सिम्टम्स होते हैं। अगर ये चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाए तो उनको क्या देनी है, राइबोफ्लोविन की डोज देनी शुरू कर देनी है, ताकि ये माना जा सकता है कि उनके शरीर के अंदर जो है राइबोफ्लेविन की कमी है। तो भैया उनको B2 की डोज दे दो, ठीक है। मैम कीलोसिस क्या होता है? कीलोसिस भी ना आपका जो आपके ये क्या नाम है, मुंह के साइड जो होते हैं ना, आपके होठ होते हैं आपके वहां के, ये भी उसपे आपके कट 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 से होने शुरू हो जाते हैं, ड्राई ड्राई से, कटे कटे से, ठीक है। इन्फ्लेमेशन टाइप हो जाता है क्या? देखिए स्किन जो होती है ना वो क्या हो जाती है, वहां पे ड्राई सी हो जाएगी। जब आप देखोगे कहीं पर भी स्किन जब ऐसे ड्राई टाइप की होती है ना, फिर आपको क्या लगेगा, वहां पे कटा कटा सा लगना शुरू हो जाएगा, कटा कटा होगा, वहां पे सूखी होगी, कटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और वहां पे फिर आपके जो होठ आपने देखा होगा ना, कीलियोसिस और एंगुलर, ये बेसिकली आपके यही है कि आपके माउथ के उसमें जो है ना वहां पे कट कटना शुरू हो जाता है। एंगुलर में बिल्कुल आपके होठ जो दोनों जहां पर मिल रहे हैं वहां पर आपकी जीभ, आपके जीभ में भी आपके होने शुरू हो जाएंगे। जो आपके होठ होंगे ना, आपके होठ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, होठ कटे होंगे। खास करके आप देखोगे कि आपके जो दोनों मतलब सेम सेम ही मान के चलोगे, कीलियोसिस और एंगुलर में बिल्कुल जो दोनों होठ के बीच में कटनी साइड से, कई बार आपको लगेगा कि कट गया और पूरा होठ हो रहा होगा तो कीलियोसिस। कई बार लगता होगा किसी को कि मेरे ना पता नहीं फीवर के बाद या बहुत ज्यादा गर्म दवाइयां खा लोगे तो उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मुंह में छाले हो गए हैं, आपका मुंह कट रहा है साइड साइड से। यस मैम, होता है। हाँ, तो वो आपकी यही प्रॉब्लम है, आपके या तो कीलियोसिस होगा या आपका एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा। मुंह के कोने जो होते हैं वो फट जाते हैं, होठ जो फटकर जो आपके पूरे होठ फटेंगे तो वो आपका कीलियोसिस होगा, और सिर्फ मुंह के कोने का होगा वो एंगुलर, क्योंकि एंगल बन गया एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है। और जीभ भी इंक्लूड होती है, जीभ बेसिकली हम जीभ को स्टोमेटा बोलते हैं, तो जीभ का भी इंक्लूड होना तो स्टोमेटाइटिस। तो ये हमारे प्रॉब्लम होते हैं। और बेल्स में हमारा स्क्रोटम का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। स्क्रोटम की मैम क्लियोसिस था वो होठ के लिए था। कीलियोसिस आपका जो है वो आपके होठों का फटना, एंगुलर में जो होता है मुंह के कोनों का फटना,
स्टोमेटाइटिस वैसे आपके जो होता है जीभ का भी हो, जीभ का लार जाना वो सूज जाती है, जैसे यहाँ पे बताया ना टंग इज swollen रेड एंड सोर। ये lips become inflamed, lips become inflamed means scoliosis. Cracks are observed at the corners of the mouth means angular stomatitis. And tongue is swollen red and sore means stomatitis. एंड लेजोलेबियल डिस्बेगिया मींस आपके नाक के साइड के जो गोल गोल ये जो नथने साइड की जो स्किन होती है ना, पे फोल्ड होते हैं, वहां पे आपके कट लग जाते हैं। और स्क्रॉटल मींस जो आपका स्क्रॉटम जो मेल्स का होता है, जो अंडकोश होता है, उसकी चमड़ी जो होती है उसमें ऐसा हो जाता है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे विटामिन D3। विटामिन D3 का क्या नाम है? विटामिन D3 का नाम है नियासिन, और ये भी हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और इसको हम निकोटिनामाइड भी कहते हैं, नियासिन शॉर्ट में ही यूज करते हैं। और ये हमारे जो है इसकी जो है ज्यादा जो जरूरत पड़ती है, देख लेते हैं, ये भी हमारा बी कॉम्प्लेक्स का ही है। ये हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? इसके गुड सोर्सेज क्या है हमारे? एनिमल सोर्सेज पहले देखेंगे, मीट, फिश, पोल्ट्री, ये हमारे यहाँ पर हमें जो है मिलता है। लेकिन अच्छे सोर्सेज यही हैं हमारे, मतलब कंपैरेटिवली टू द एनिमल प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज में ज्यादा मिलता है। उसके बाद जो हमारे प्लांट सोर्सेज में हमें अनाजों में, दालों में, नट्स और ऑयल सीड्स, इसमें ज्यादा मिलता है। अगर इसमें यहाँ पर हमें 10 ग्राम मिल रहा है, 10 मिलीग्राम, तो यहाँ पर हमें 5 मिलीग्राम मिलेगा, इतना अंतर है, ठीक है, डबल से ज्यादा का। और ये देखेंगे कि नियासिन इज दैट इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन द बॉडी, ये हमारे शरीर में भी बनाया जा सकता है। ये हमारे शरीर में एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन से मिलता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिप्टोपैन। ट्रिप्टोपैन जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर नियासिन को जो है बना देता है। तो जैसे कि इसका सबसे अच्छा जो है गुड सोर्स क्या है, जो कि हमारा दूध है। दूध के अंदर ट्रिप्टोपैन तो प्रेजेंट है, लेकिन नियासिन नहीं प्रेजेंट होता सच दूध में। पर ये हमारे शरीर में जाकर जो ट्रिप्टोपैन है, जो दूध के अंदर, दूध के प्रोटीन के अंदर जो प्रेजेंट होता है, वो हमारे शरीर में जाकर नियासिन में बदल जाता है। तो दूध भी पीने वाले जो अच्छे से होते हैं, तो फिर नियासिन की जो है वहां पर कमी नहीं होती। तो ये क्या कार्य करता है? ये बेसिकली एक कोएंजाइम की तरह कार्य करता है, जो कि एनर्जी रिलीज करने में मदद करता है। और ये डाइजेशन किसकी करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जैसे कि हमारा B2 ने किया था। तो ये उनके मेटाबॉलिज्म में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो नियासिन के जो इम्पोर्टेंट, जो इसके दो एंजाइम से जो हमारे शरीर के अंदर जाके काम करते हैं, दो हैं, NAD और NADP हम इसको बोलते हैं। NAD की जो हमारी फुल फॉर्म है, ये हमारी इसको हम बोलते हैं निकोटिनिक एसिड होता है, और NADP हमारा निकोटिनामाइड बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हमारे जो कौन सा था, फैट, उनके मेटाबॉलिज्म में जो है ये मदद करते हैं, ओके। और इसके बाद है फुल नेम ऑफ निकोटिनामाइड, यहाँ ये इसके पूरे नाम दिए हैं, निकोटिनामाइड एडेनाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, और उसमें इसका फॉस्फेट जो होता है वो दूसरे का है। तो ये हमारे टिश्यू, रेस्पिरेशन, उसके बाद सिंथेसिस में, एनर्जी बनाने में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ताकि एनर्जी बन सके। तो ये राइबोफ्लेविन, जो हमारा राइबोफ्लेविन कौन सा था? B2, और थायमिन था हमारा B1, ठीक है, ये था थायमिन हमारा 1। तो उन्हीं की तरह ही जैसे सेल मेटाबॉलिज्म, बाकी चीजों का मेटाबॉलिज्म होता था, उसमें ये रोल प्ले करते थे, एनर्जी बनाने में मदद करते थे, साथ ही साथ हमारी ग्रोथ में भी मदद करते थे। अब B2 से सॉरी हमारा ये नियासिन से, नियासिन जो B3 है, इससे हमें कौन सी बीमारी होती है वो देखते हैं। पहले इसके सोर्सेज देख लेते हैं। इसका कौन सा सोर्स है? यहाँ पर हमें बेसिकली कहाँ से मिलता है? Groundnut, groundnuts. अगर प्लांट फूड्स की बात करेंगे
तो मूंगफली में, ग्राउंड नट्स में हमारा बेस्ट सोर्स माना जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट सोर्स हमारा यही है। और लेकिन अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करते हैं तो वहां पर हमें लिवर, वो हमारा सबसे अच्छा रिचेस्ट सोर्स है, मतलब आपके ग्राउंड नट से भी ज्यादा अच्छा है, तो ऑलमोस्ट डबल का अंतर आ जाता है। तो दोनों ही मतलब अपनी जगह पे काम करते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हो चाहे नहीं खाते हो, तो लेकिन दोनों ग्राउंड नट और लीवर बहुत ही अच्छे सोर्सेज माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर इनका थोड़ा सा है हमारा कि वो हमारे लगभग लगभग एक सर्विंग में आप कितना वो ले लेते हो। ठीक है ना, आप उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी भी कर ही सकते हो। तो देयरफॉर सीरियल्स विच आर यूज्ड एज स्टेपल्स बेसिकली, जो कि हमारा हम अपने उसमें मुख्य रूप से हम अपने डाइट को इंक्लूड करते हैं, वो ही हमारे भोजन में नियासिन की पूर्ति कर लेते हैं। और क्योंकि उसके साथ साथ हमें दाल जो खाते हैं और जो मीट खाते हैं वो हमारा कंप्लीट वहां पर कर देता है। तो जो कि पॉलिश वाली चीजें हैं, अनरिफाइंड या पार बॉइल्ड सीरियल्स लेते हैं, जो कि उनके अंदर हमारा नियासिन बहुत ज्यादा होता है, जो कि पॉलिश्ड वाली या रिफाइंड वाली चीजों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो छिलके वाली चीजों में एक तरह से समझ सकते हो, तो ये हमारा ज्यादा है। पार बॉइल्ड में भी हमारा जो है वहां पर ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो कम जो हमारे होते हैं वो दूध से बनी हुई चीजों में, अंडों में, फलों में, सब्जियों में नियासिन बहुत कम प्रेजेंट होता है। और एक हमारा ब्रीवर्स यीस्ट होता है, वो भी हमारी एक कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है जो अवेलेबल होती है, जो कि अपने डाइट में उसको इंक्लूड कर सकते हैं अगर किसी को लगता है कि कम है। तो कई बारी हम अपनी जो है रेसिपीज में ऐड कर देते हैं इन सबको। अब कमी होगी तो क्या होगा? अगर नियासिन की कमी हो गई तो सबसे इम्पोर्टेंट रोग पेलेग्रा, सबसे इम्पोर्टेंट रोग होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा को आप इस 3 चीजों से याद कर लो, डी डी डी, 4 डी अगर हम इसको कहेंगे, 3 डी है वैसे तो, अगर वो 3 डी पूरे नहीं तो चौथे डी की खैर नौबत आनी नहीं चाहिए। तो पेलेग्रा, अब इसके पेलेग्रा क्या होता है, मतलब आप याद रखो नियासिन की कमी की वजह से हमें बीमारी होती है, मतलब B3 नियासिन की कमी की वजह से पेलेग्रा में क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमें जो होता है नर्वस सिस्टम का, आप सोचोगे डिमेंशिया, कंफ्यूजन, वो मानसिक रूप से कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, 3 डी याद रखने आप इसमें, इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ। पेलेग्रा को 3 डी, सबसे पहला मानसिक रूप वाला डिमेंशिया, फिर इसको हमारे को पेट की दिक्कत होती है तो वहां पर होता है डायरिया। ठीक है, डिमेंशिया या डिप्रेशन आप यहाँ पर कहते हो, वैसे डिमेंशिया होता है यहाँ पे, हाँ ये रहा डिमेंशिया, डायरिया, और जो हमारा तीसरे नंबर का होता है वो हमारे स्किन को लेके प्रॉब्लम रहता है, तो स्किन में हमें हो जाता है डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन के जो है रैशेस हो जाना, कटफट लग जाना, तो वो हमारा स्किन से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें डर्मेटाइटिस नहीं लिखा है, तो आप ये 3 चीजें याद कर लोगे, D3, डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस। अगर ये 3D को अगर आप 3D याद रखो, नहीं क्लियर करोगे, इसको ट्रीटमेंट नहीं दोगे, तो चौथा डी आ जाता है। चौथा डी क्या होता है? डेथ। ओके, तो यहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम और दिमाग की प्रॉब्लम, ये तीनों चीजों को हो जाती है, जिसको कि हम D3 या पेलेग्रा नामक रोग, पेलेग्रा ये याद रखना। ठीक है, इसके सिम्टम्स याद रखोगे। क्लियर है? ओके, यस मैम। तो कई बारी ये क्या बोले? डायरिया, डिस्मेंशिया और एक क्या बोले? डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस। मैं लिख के दूं क्या? टाइम ऐसे मैम ये जो निकोटीन है इससे रिलेटेड है क्या ये? निकोटीन जैसे नियासिन निकोटिनामाइड नाम है, निकोटीन कहते
वैसे नाम है, वो तो कोएंजाइम्स के नाम है। आपका नाम है नित्य, नाम है आपका, मेरा नाम जो भी है, लेकिन मेरा काम अलग है ना, वो उससे कोई नहीं। अगर हम दोनों मिलके काम करते हैं तो एक वो अलग चीज है, वो तो हमारी पहचान है। लेकिन अगर मैं पढ़ाऊंगी नहीं, आप पढ़ोगे नहीं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उससे नाम से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा काम पढ़ाने का है, मैं पढ़ा रही हूँ, आपका काम सुनने का है, उसके बाद आप पढ़ोगे। अगर हमारे में अंदर हम मिलके काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी टीचर पढ़ाए या कोई भी स्टूडेंट पढ़े, है ना। मैं तो सबको ही पढ़ा रही हूँ, सबने मिलके रिजल्ट देना है। आप में से को मैं तो चाहती हूँ कि सभी जो है टॉप करें। खैर टॉप पे तो कोई एक ही होता है, लेकिन सभी पास हो जाएंगे। अब पास होने वाले सब अपने 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 प्रदर्शन के हिसाब से तो नंबर लेके आएंगे ना, तो यही है, उससे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 3D याद रखना। पेलेग्रा बीमारी है, कौन सी बीमारी है? पेलेग्रा बीमारी है। पी नाम है बीमारी का, लेकिन यहाँ पे 3D याद रखने हैं। इन तीनों से आपके उस पे आपके जो इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर? यस मैम। आगे चलें। अब यहाँ पर जो रिकमेंडेड डोज दी गई है B1, B2 और B3 की वो जो यहाँ पर बताई गई है। थाइमीन की कितनी है? अगर आप 1000 किलो कैलोरी ले रहे हो तो उसमें आपकी कम से कम 0.5 मिलीग्राम आपका होना चाहिए B1। B2 कितना होना चाहिए? 0.6 मिलीग्राम। और नियासिन देखो कितना है, 6.6 मिलीग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा B5। B5 का क्या नाम है? पेंटोथेनिक एसिड। दिख रहा है सबको? यस मैम। इसका मैम कोई और नाम भी था क्या? किसका? B5 का। B5 का दिया हुआ है सामने, पेंटोथेनिक एसिड दिख रहा है स्लाइड पे। पेंटोथेनिक एसिड। हेलो, यस मैम। वो B6 था, वो B6 था, पायरोडॉक्सिन। मैम ये उससे मिलता जुलता है ना, 5 का मतलब पेंटा होता है और उसका नाम पेंटोथेनिक एसिड है। देखिए पेंट का मतलब, पेंटो मतलब ही 5 से होता है, ये तो B5 ही है ये, है ना। पेंटागन, आप देखो 5, जिसकी भी 5 डायमेंशंस होती हैं वो होते ना। यस मैम। ठीक है, क्लियर है? आगे चले। मैम अब कल पढ़ा देना। अच्छा चलो, मैं तो सोची थी आज पूरा करा दूं ये। मैम हो जाएगा पूरा? नहीं हो पाएगा, पर आप है ना प्लीज, मैं तो चाह रही थी इसी हफ्ते आपका कंप्लीट करा दूं। अगर थोड़ा सा टाइम दो तो आज मैं विटामिन खत्म करा दूं, कल आपका मिनरल खत्म हो जाएगा फिर। पर ठीक है। बीच में ना आप लोग है ना फिर थोड़ा सा क्वेश्चंस या तो बात के लिए रखिए, क्योंकि बीच में फिर उसकी वजह से ना फ्लो वो हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है मैम। क्योंकि आपका एग्जाम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका अब एग्जाम तो दिन ही कितने रह गए हैं, अगर आप इतना थोड़ा सा फास्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यस मैम। क्या कहते हैं? पढ़ा दीजिए। जी मैम, करते हैं थोड़ी देर और। हाँ जी, थोड़ी देर विटामिन खत्म करके खत्म। हाँ विटामिन खत्म करते हैं, बस थोड़ा सा मुझे, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो इसको हम जल्दी करा देते हैं। ठीक है, तो विटामिन B5 बेसिकली जो हमारा है ये इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ये भी हमारा वाटर सॉल्युबल जो है बी कॉम्प्लेक्स का ही ग्रुप है, और इसका मुख्य रूप से जो काम होता है ये हमारा, ये भी कोएंजाइम्स के ही उसमें सहायता करता है। बेसिकली जो इसके जो कोएंजाइम्स होते हैं वो हमारे जो फैटी एसिड की सिंथेसिस में जो है मदद करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमारी मदद करता है ब्लड सेल्स की को बनाने में। ठीक है, तो जो भी हम आप खाना खाते हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, है ना, तो ये बेसिकली उसमें भी मदद करता है, और साथ ही साथ ये हमारे ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। और ये हमारे जो हमारे टोटल हमारे यहाँ पे हमने 6 थे, ये हमारा 8th B विटामिन है, और भी विटामिन होते हैं लेकिन हमारे जो इम्पोर्टेंट वन है हम उन्हीं को ही लेंगे। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, किसके?
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को, अगेन ठीक है ना, उनके मेटाबॉलिज्म में करता है, तो एनर्जी बनाने में भी हमारी मदद करता है। और विटामिन B5 हमारे बॉडी के लिए कहाँ पर जरूरत है, ये हमारे मुख्य रूप से हमारी आंतों से ही जो है इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर ब्लड के माध्यम से जहां इसकी इंपॉर्टेंस होती है वहां पे भेज दिया जाता है। जो हमारे पेट में हमारे गुड बैक्टीरियाज भी है ना, वो भी इसको बनाने में मदद करते हैं, और ये रेड सेल्स को बनाने में भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। तो ये हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे नर्वस सिस्टम, लिवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, तो ये हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने में भी पूरी शरीर में ये मदद करता है, ठीक है। और ये हमारे हार्मोन्स, जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स बनते हैं, जो कि हमारे सेक्स और स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं। सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स हमारे एंड्रोजेंस होते हैं, और स्ट्रेस रिलेटेड हमारा कॉर्टिसोल होता है, तो उसको बनाने में भी हमारी जो है मदद करता है। ओके, तो सोर्सेज क्या है इसके, ये ज्यादातर हमें कहाँ से मिलता है, सब्जियों से मिलता है। देख लो जी, आपको मिलता है। है क्या? हाँ जी, कॉर्टिसोल का होना जरूरी है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम कह रहे हैं कॉर्टिसोल का होना जरूरी है क्या? कॉर्टिसोल का होना जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। यस एक स्ट्रेस आपके अंदर हल्का सा तो चाहिए ही चाहिए ना। कॉर्टिसोल तो आपके बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस मैम, वो एड्रिनल ग्लैंड्स वाला फाइट एंड फ्लाइट मोड वाला। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी होता है। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, वो जिनको प्रॉब्लम होती है तो वो ज्यादा उनका बनता है, तो धीरे धीरे फिर वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू करता है ना। तो ब्रोकली में पाया जाता है, जितनी भी हमारी पत्ता गोभी, बंद गोभी, जावी जो हमारी सब्जी, उनमें पाया जाता है, हमारे व्हाइट और स्वीट पोटैटो में पाया जाता है, और जितने भी हमारे साबुत अनाज है ये उनमें भी पाया जाता है। इसका काम जो है कि हमारे एक्चुअली एक तो घुलनशील है, पानी में घुलनशील है, तो हमारे शरीर में तो इकट्ठा होता ही नहीं है। ये हमारे फैट, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी बनाने में इसका मेन रोल है। अभी हमने पढ़ा था हालांकि, एक मिनट। और हमारे ये जो है रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, हमारे सेक्स हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स को बनाने में भी मदद करता है। तो साथ ही हमारी एक डाइजेस्टिव ट्रैक को हेल्दी रहने में मदद करता है, और इसको हम एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। ओके, कौन सा एंटी स्ट्रेस विटामिन? B5। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो यूजुअली इट इज वेरी रेयर टू हैव ए विटामिन B5 डेफिशिएंसी इन द यूएसए, वहां पे इसकी कमी नहीं होती है, ठीक है। और बाकी अगर हो जाती है तो यहाँ पर जो उसके बाकी विटामिन के साथ इसकी कमी को देखा जाता है। तो सिम्टम्स, हमारे लक्षण क्या होते हैं? सर दर्द होगा, थकान होगी, चिड़चिड़ापन होगा, आपके जो मसल्स जो अच्छे से जो हैं उनमें आप काम नहीं करेंगे, है ना, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जैसे कि आपको पेट की ये सब दिक्कत होनी शुरू हो जाएंगी, थकान हो जाएगी, नींद ठीक से नहीं आएगी। तो ये सब चीजें जो हैं हम जो इसमें विटामिन B5 के उसमें हम देखते हैं। क्लियर? मैम स्रोत बता दीजिए और बस। इसके वेजिटेबल सोर्सेज ही हैं, जैसे कि हमने पत्ता गोभी वगैरह याद रखी, आप ब्रोकली या पत्ता गोभी है, ठीक है ना, व्हाइट एंड स्वीट पोटैटो हो गया, आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, और जितने भी साबुत अनाज है ये उनमें पाया जाता है। चलें आगे। अब हम विटामिन B6 की बात करेंगे। B6 को पायरिडॉक्सिन भी हम कहते हैं, जो कि हमारा वाटर सॉल्युबल है। फिर से तो इसमें हमारे 6 तरह के एक्चुअली अलग अलग कंपाउंड से मिलके बनता है, इसलिए इसको हम B6 कहते हैं। ये हमारा बहुत ज्यादा जो है जो इसके सोर्सेज होते हैं बेसिकली। तो इसमें जो हमारे जो पायरीन डेरिवेटिव्स जो होते हैं, 3 जो हमारे मुख्य रूप से होते हैं, तो वो जो इसमें पाए जाते हैं, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिल और पायरिडॉक्सिमेन।
तो ये हमारे मिलके सारे बनाते हैं पायरिडॉक्साइन, ठीक है। 6 तरह के बेसिकली इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे। और कोफैक्टर जो है ये काम करता है कुछ सेवरल एंजाइम के साथ कनेक्ट होके, ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में, किसमें स्पेशली प्रोटीन, तो ये अमीनो एसिड के उसमें सिंथेसिस में काम करता है, उनके मेटाबॉलिज्म प्रोटीन के मदद करता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है। तो इसके जो सोर्सेज होते हैं हमारे रिचेस्ट सोर्सेज, जो सबसे ज्यादा जिसमें पाया जाता है, वो होते हैं हमारी दालें और हमारा गेहूं, और यहाँ पर हमने देखा मीट। बाकी जो अनाज में ये उनसे कम उसमें पाया जाता है, और सबसे कम जो है ना के बराबर किसमें होता है, फल और सब्जियों में, ठीक है। तो ऐसा ये हमारे देखा जाता है कि जैसी हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अनुरूप ही हमारे शरीर के अंदर भी जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों में जो है हमारा जो होनी चाहिए 0.4 मिलीग्राम है, अडल्ट में 2 मिलीग्राम है, और 2.5 अगर जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं। ये काम इसका बेसिकली इसका जो इसकी कमी की वजह से जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे, वो होते हैं यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारे अमाइनो एसिड्स को उसमें काम करता है ना, तो बेसिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे उल्टी वगैरह का मन होता है। हमारे जितना भी इम्यून सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने में ये एक्चुअली मदद करता है, तो वहां पर है ये दिक्कत करता है। फिर हमें व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है हमारी कम हो जाती है। पेरिफेरल न्यूराइटिस मतलब जो हमारी नर्व्स जो होती है, जो बिल्कुल लास्ट में हमारे जैसे कि फिंगर टिप्स तक जो होती है, जब उनमें सेंसेशन कम हो जाती है, उनके अंदर सेंसेशंस नहीं होती, न्यूरोपैथी भी हम उसको कहते हैं, न्यूरोपैथी एक्सेस होनी शुरू हो जाती है, खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। ग्लोसाइटिस है जैसे कि हमारा ये हमारे जो हमारे जैसे माउथ अल्सर्स होते हैं ना, जो हमारे क्या कहते हैं, जीभ जीभ को उसमें हम मान के चलते हैं। और कीलियोसिस जो हमारे होठ जो हमारे कट्टे होते हैं, सिबोरिक डर्मेटाइटिस जो है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारी इसकी वजह से होती है, जैसे कि बाकी विटामिन की वजह से भी थी। इंडिया में इसकी डेफिशिएंसीज को इतना ज्यादा नहीं देखा जाता है। तो ये हमारे ब्लड सेल के इम्यूनिटी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसके सोर्सेज हमने देखे। नेक्स्ट विटामिन B9 ज्यादा ही दे दिए इन्होंने, B9 है हमारे सिलेबस में। चलो B9 इंपॉर्टेंट है वैसे तो हमारा फोलिक एसिड, ठीक है ना। फोलिक एसिड इसको आप फोलेट के उससे भी आप समझ सकते हो, फोलेट या फोलिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और B9 ये हमारे लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम प्रेगनेंसी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर इसकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे का डेवलपमेंट में उसके स्पेशली उसके नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में ये हमें B9 फोलिक एसिड चाहिए ही चाहिए। तो अगर डेफिशिएंसी होती है तो बच्चे का नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता, उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो शब्द है फोलियम से बेसिकली लिया गया है, जिसका मतलब होता है लीफ। तो ये बेसिकली हमारे सबसे पहले हरी पत्तेदार सब्जियां, मतलब पालक से इसकी जो है आप कहोगे कि प्राप्ति होती है। इसका काम हमारा यही है कि ये बेसिकली एक सिंगल कार्बन का जो हमारा को ट्रांसफर करता है, और हमारे शरीर के जो है आगे के मेटाबोलाइट्स के फॉर्मेशन के लिए। तो हमारे जितने भी न्यूक्लिक एसिड जो बनते हैं, वो इसी की वजह से ही इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल होता है, जो कि विटामिन B12 के साथ बनाते हैं। तो फोलिक एसिड हमारे जितनी भी जो डेवलपमेंट होती है वहां पे इसका बहुत रोल प्ले करता है। और ये हमारी हरी पत्तेदार सब्जियों से हमारे जो लिवर है, लेग्यूम्स जो हमारी होती है, दालों के ही वही होते हैं, और हमारे जो यीस्ट होते हैं वहां पर ये हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसीलिए बल्कि मात्राओं को जिनको भी पता होता है कि या तो प्रेगनेंसी जिनकी बिल्कुल भी है, तो इनिशियली के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उनको देना ही चाहिए। और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कई बार बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है, और कई बार क्या करती हैं फीमेल्स को पता ही नहीं होता कि शुरू शुरू में वो सोचते हैं कि तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लेती नहीं है दवाइयाँ कुछ भी। पर ये फोलिक एसिड जो है वो जरूर लेना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट
बच्चे की न्यूरल ट्यूब की जो डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डीएनए में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और वाइट ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट भी नहीं हो पाती थी, इम्यून सिस्टम ठीक से हमारा काम नहीं करता। तो ये हमारा अनेमिया भी करता है, क्योंकि अगर फोलिक एसिड की आप डेफिशिएंसी करते हो तो ये हमारे को अनेमिया भी करता है। और इसकी जो डोज है बेसिकली हमारे को इसमें हम सेफेस्ट जो बताइए 100 आपकी माइक्रोग्राम पर डे फॉर एडल्ट्स है, ठीक है। एडोलेसेंट्स में 25 माइक्रोग्राम, इन्फेंसी में, और अगर प्री स्कूल तक जाते जाते फिर उनको बढ़ा दी जाती है, तो इस तरह से जो है फिर 100 मिलीग्राम एडोलेसेंस उनकी आ जाती है। और अगर जो मदर्स होती हैं उनको जो दी जाती है 300 मिलीग्राम तक ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी। और जो अगर फिर धीरे धीरे मदर्स को जो जिन्होंने भी रिसीव 100 और मिलीग्राम डेली, उनकी जो है हायर उस पे भी कर दे देते हैं कि अगर कोई हिस्ट्री है वो सब हमें देखी जाती है। और इनिशियली के ट्राइमेस्टर में तो उनको दी ही जाती है, बाद में कम कर देती है, पर उसकी जरूरत नहीं होती, इनिशियली ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट वहीं पर ही होती है, ठीक है। बाकी फिर उनको सप्लीमेंट्स वगैरह उनको दिए जाते हैं। डेफिशिएंसी से मैंने आपको बताया था कि न्यूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, बेकालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, तो प्रॉपर उसकी डोज को देना पड़ता है। अब लास्ट इस ग्रुप का है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 को हम कोबालामाइन कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी हमारा इसकी वजह से भी हमारी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सिर्फ हम ऐसा मानते हैं कि ये बेसिकली ना एनिमल सोर्स ना प्लांट सोर्स, ऐसा मत कहो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको बनाते हैं। ये सबसे आखिर में इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका नाम विटामिन B12 है, इसका नाम साइनोकोबालामाइन है। और ये इसकी जरूरत बेसिकली हमारे रेड ब्लड सेल्स और डीएनए को बनाने में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है हमारे ब्रेन और नर्व सेल्स के लिए, ठीक है। तो कोबाल्ट और फॉस्फोरस से बना है, तो जो कि रेड कलर में होते हैं, इसलिए इसका नाम कोबालामाइन है। और बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, सबसे आखिर में जैसे बताया भी पाया गया था। और एक्टिव मटेरियल इन लिवर आल्सो एंड फाउंड टू बी विटामिन B12। ये हमारे पेट में पाया जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एनिमल ओरिजिन जो इसमें होते हैं, खाली एनिमल ओरिजिन से ही इसको आप प्राप्त कर सकते हो। इसका जो फंक्शन है बेसिकली हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे नर्व्स की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी, हमारे को अनेमिया, स्पेशली द पेरिनीशियस अनेमिया हो जाएगा। कुछ कोएंजाइम्स हमारे न्यूक्लिक एसिड में भी ये मदद करते हैं, उनकी सिंथेसिस में वहां पर रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिज्म में ये हमारा रोल प्ले करता है, हमारे सेल्स, हमारे बोन मैरो, हमारा सिस्टम सब कुछ से काम करे वहां पे इसका काम है। सोर्सेज क्या है इसके? रिचेस्ट सोर्स है इसका लिवर, ठीक है, या ऑर्गन मीट्स। तो दूध, अंडे, मसल मीट, फिश, ये इनके गुड सोर्सेज होते हैं। प्लांट फूड्स में ये नहीं होता है, और ये ज्यादा धूप और लाइट नहीं बर्दाश्त कर पाता है, वहां पे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मतलब अगर दूध आप गर्म करते हो तो 10% तो प्रेशराइजर में ही लॉस्ट हो जाता है। अगर उसको फिर आप और करते रहते हो तो वो इवेपोरेट होके उसका इतना जो है उड़ जाता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से जो है हमारे बेसिकली अगर एब्जॉर्ब हम इसको नहीं करते, इसका इनटेक हम लेते हैं, जैसे कि वीगन है या जो भी एनिमल सोर्सेज वगैरह वो नहीं लेते, ऐसा माना जाता है कि उनमें ये कम होता है, तो उनको जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या पेरिनीशियस अनेमिया हमने देखा, इस तरह की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को बहुत ही लूज करती है। तो इसके हम सोर्सेज को देखते हैं, सोर्सेज इसमें नहीं है। सोर्सेज जो इसके होते हैं, जैसे कि डिटेल में इसके सोर्सेज जो हैं, हम अपने हमारे जो पेट अगर होता है उसके अंदर भी हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, वो इसको बना देते हैं अगर हम वेजिटेरियंस हैं तो भी, ठीक है। प्लांट्स में क्योंकि ये नहीं बनता है, और जो एनिमल सोर्सेज ले लेते हैं तो वो लीवर में, किडनी में, मिल्क, कर्ड, एग, फिश वगैरह में होता ही है। दूध में भी जो कि मिल्क से बनता है वो भी एक अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि दूध के अंदर जो दही के अंदर जो बैक्टीरियाज बनते हैं वो भी हमारे इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में मदद करते हैं।
ठीक है ना। तो ये हमारा विटामिन B12 की बात रही। विटामिन B C जो है हमारा, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड इसे बोलते हैं। इज इट ओके? सबको समझ आ रहा है? एम आई नॉट टू फास्ट? इज इट ओके? लास्ट है ये आज हमारा। यस शैल आई कंटिन्यू ना? ओके। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हीट में तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इम्यूनिटी में बहुत रोल प्ले करते हैं। इसको फ्रेश फूड विटामिन भी कहते हैं। और इसकी कमी की वजह से ये हमारे जितने भी फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स है सब में पाया जाता है, जैसे कि है गुआवा है, आंवला है, पपाया है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, टोमेटो, ग्रीन चिली, कैप्सिकम। कोविड के टाइम पे सबको पता था विटामिन C का इंटेक करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी में बहुत रोल प्ले करता है ना। तो रूट वेजिटेबल्स में भी ये प्रेजेंट होता है, और इसका अच्छी क्वांटिटी में आपको होना चाहिए। सीरियल्स और पल्सेस में ये बहुत नहीं होता है, लेकिन अगर हम उनको उनके स्प्राउट्स बनाते हैं या उनको फर्मेंट कर देते हैं, तो उनके अंदर फिर विटामिन C डेवलप हो जाता है। तो जैसे कि हम खमीर उठाते हैं, है ना, जैसे हम डोसा वगैरह बनाते हैं, कुछ ऐसे जो हम आइटम्स करते हैं, तो ये हमारा वहां पे हम उनके उसके द्वारा भी विटामिन C अपने उसमें बना सकते हैं। एनिमल फूड्स जो कि होते हैं हमारे, मीट, फिश है, मिल्क, पोल्ट्री, ये इनमें हमारा विटामिन C प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ फ्रेश फूड्स में ही, वेजिटेबल्स में ही प्रेजेंट होता है, जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। और सबसे रिचेस्ट है हमारा आंवला। आंवला या नीलीकाई, इंडियन गूसबेरी, रिचेस्ट कितना होता है इसमें? अगर 100 ग्राम फ्रूट है तो आपका 600 मिलीग्राम आपका इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके अलावा गुआवा, कैशो एप्पल्स आई थिंक सो, शरीफा जो हमारा फ्रूट होता है, गुआवा, अमरूद है, इनमें भी हमारा 200 से 300 मिलीग्राम तक उसमें देखा जाता है। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं हमारे, जैसे कि संतरा है, मौसम्बी है, ग्रेप फ्रूट है, जो हमारा पोमेलो है, ये भी अच्छे जो हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो सहजन की फली, ड्रम स्टिक, इसमें भी हमारा विटामिन C बहुत अच्छी मात्रा में होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ड्रम स्टिक की लीव्स, इसको मेरे ख्याल से मोरिंगा लीव्स कहते हैं। एम आई राइट? यस। ओके। एमरैंथ है, कैबेज का है, ये सारे भी हमारे विटामिन C में बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। स्प्राउटेड पल्सेस, जैसे कि अभी बताया है ना, हम अंकुरित दाल, चना, इनको अंकुरित करते हैं, बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम को, तो ये भी हम इनके अंदर हमारा एस्कॉर्बिक एसिड डेवलप हो जाता है, तो ये हमारे और अच्छे से सोर्सेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया है कि किसमें कितना आपका मिलीग्राम के हिसाब से कितना आपका इस लिस्ट में दिया है। फंक्शन क्या है अब इसका? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी इम्यूनिटी में। हमारे जितने भी जख्म होते हैं उनको हील करता है, और साथ ही साथ आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो कुछ लोग अगर आयरन की गोली को अगर जूस के साथ लेंगे तो आपका आयरन आपके शरीर के अंदर जल्दी आपका काम करेगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा। पर ध्यान रखिए, कैल्शियम और आयरन कभी इकट्ठा नहीं ले जाता। आप दूध के साथ कभी भी आयरन की गोली ना लें। लोगों को पता ही नहीं होता, वो दूध के साथ ही आयरन की गोली ले लेते हैं। दूध और आयरन एक दूसरे की काट करते हैं, तो वो हमेशा अलग अलग टाइम पर लेने चाहिए। आप आयरन की गोली को जूस के साथ लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा काम करेगी, आपका आयरन बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होगा। साथ ही साथ हमारी में जो चोट लगती है, इन्फेक्शन होता है, जो स्ट्रेस है, उनको भी दूर करने में मदद करता है। और हमारे शरीर के अंदर जो प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, हमारे शरीर के अंदर जो ज्यादा तोड़ फोड़, मतलब कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, मेंटेन रहे हमारे शरीर के अंदर, हीलिंग प्रॉपर रहे, तो इसमें इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। वुंड हीलिंग में ये हमारा एक प्रोटीन जो कोलेजन होता है उसको बनाने का काम करता है। जहाँ पे भी चोट लगती है उस कोलेजन को वहां पर बनाता है, ताकि वो उस वुंड को हील कर दे, उस रोक दे, और एक तरह से सीमेंट लगा देता है, और वहां से फिर ब्लड वेसल से आपका खून जो है वो बाहर नहीं आता, और आपका जो है जो जहां से आपकी रप्चर हुआ है वो हील हो जाए। स्ट्रेस को भी हील करने में मदद करता है, क्योंकि हमारे हार्मोन जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जो कि हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड से ही करते हैं, उनको भी रिलीज करने में मदद करता है, जो कि हमारे स्ट्रेस से सिचुएशन से हमें जो है डील करते हैं।
आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी बताया करता है, और कहीं पर टूट फूट होती है हमारे बॉडी की ग्रोथ है रिपेयरिंग में भी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी रिकमेंडेड डाइट कितनी है? इसकी रिकमेंडेड डाइट बच्चों में 20 to 40 मिलीग्राम है और एडल्ट में 40 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है, नर्सिंग मदर है, तो उनकी 80 मिलीग्राम तक हो सकती है। तो ये हमारा एस्कॉर्बिक एसिड की बात है। अगर कमी होती है तो क्या होता है? अगर विटामिन सी की कमी होती है तो हमें बीमारी होती है स्कर्वी। ये याद रखिए, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि आपके दांतों से जो है आपके मसूड़े फूल जाएंगे, आपको कमजोरी लगेगी, ठीक है, आपका जो है ब्लीडिंग गम्स होंगे, बेसिकली आपके जख्म ठीक से नहीं भर पाएंगे, आपको कमजोरी लगेगी। तो ब्लीडिंग गम्स, स्कर्वी इज बेसिकली द ब्लीडिंग गम्स, और आपका खून भी निकलेगा वहां से। तो ये हमारी स्कर्वी नामक रोग है जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, तो इसको ध्यान देना होता है, ठीक है ना। और साथ में भूख ना लगना, ठीक है ना, चमड़ी भी आपकी मोटी थिक हो जाएगी, ये सब आपकी प्रॉब्लम्स होती। तो आज हमने देखा हमारे जो वाटर सॉल्युबल जो हमारे हैं वो विटामिन बी और सी है। सबसे पहले हमने देखा था विटामिन बी1 थायमीन था, जो कि हमारे अनाज और पल्सेस और हमारे इन सब सोर्सेज से प्राप्त होता है, जिसका मेन रोल था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन था, वो भी हमें एनिमल और प्लांट सोर्सेज से मिलता था। इसका मुख्य रूप से तीनों में ही हमारा मेटाबॉलिज्म में रोल था, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में, ठीक है। नियासिन जो बी3 था, ये हमारे सीरियल से, पल्सेस से नट्स और इनसे एनिमल सोर्सेज से भी मिलता था। इसका भी मुख्य रूप से काम हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में था, ठीक है ना। बी1 से हमें कौन सी बीमारी होती थी थायमीन के? उससे बेरी बेरी ठीक है। नियासिन से रेक्टस। नहीं, आप रिवाइंड करके आप देखना एक बारी, इसको याद कर लेना कि कौन से उससे कौन सी बीमारी होती है। बी2 से कौन सी थी? नियासिन से थी आपकी पेलेग्रा, ठीक है। बी3 से थी पेलेग्रा, बी3 नाम था इसका, और 3D आप याद रखो, 3D थे ना इसमें, बी3 नाम है इसका नियासिन का, पर वहां पे हमने बी3 लिखा होगा, लेकिन आप याद रखिए थर्ड बी3 आपका नियासिन है, उसमें 3D थी। 3D किसका था? पेलेग्रा का था, ठीक है ना। इस तरह से आप याद रखोगे। बी1 से थी हमारी कौन सी? बेरी बेरी, ठीक है ना। बी2 में हमारे होठ वोट सूज जाते थे ज्यादा, स्टोमेटाइटिस, किलियोसिस, वो वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। अब फोलिक एसिड, फोलिक एसिड में कौन से थे हमारे यहाँ पे? ये हमारे फ्रेश जो हमारी होल ग्रेन सीरियल्स वगैरह से मिलता था, और हमारे ये ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, और ये हमारे बेसिकली न्यूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था, ठीक है ना। क्लियर? याद रहेगा? ओके। विटामिन बी12 हमारे एनिमल सोर्सेज में ही प्राप्त होता है ना। और यहाँ पर इसकी मेन हमारी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, हमारी जो है बेसिकली ये हमारी फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी काम करता है। इसकी कमी से हमें पेरिनीशियस अनीमिया होता है। विटामिन डी की कमी की वजह से हमारा कौन सा अनीमिया था? पेरिनीशियस अनीमिया, ठीक है। और फिर आ गया विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से हमें कौन सी बीमारी हुई? स्कर्वी, ठीक है। तो ये जो कि हमारे कोलेजन फॉर्मेशन में मदद करती है, वुंड हीलिंग में मदद करती है। अगर इसकी कमी होगी तो हमारे मसूड़े फूल जाएंगे, मसूड़ों से खून आने लगेगा, कहीं पे जख्म होगा तो हमारा कोलेजन नहीं बनेगा, खून बहता रहेगा। तो ये आज हमारे विटामिन हो गए हैं। मिनरल्स हम कल करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। पॉलीकैट से क्या बोले मैम? कौन सी बीमारी होती है? किससे?